Good morning, students. This is Dr. Pooja Saxena, Geography Department, Government College, बूंदी। हमारे पेपर एडवांस्ड फिजिकल जियोग्राफी के अंतर्गत हम अर्थ मूवमेंट्स पृथ्वी की गतियों का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि भूपटल के परिवर्तनशील स्वरूप हेतु दो परिवर्तनकारी बल, दो चेंजिंग फोर्सेस उत्तरदायी होते हैं। अंतर्जात एवं बहिर्जात बल, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। अंतर्जात बलों के अंतर्गत हमने देखा कि जो इंटरनली इंड्यूस्ड होते हैं, जिनकी उत्पत्ति का कारण मूलतः तापीय अंतर होता है। परिणाम स्वरूप होने वाली घटनाएं दो प्रकार की हो सकती हैं। एक तो पटल विरूपणकारी, जो शनैः शनैः क्रियाशील होती हैं, तो दूसरी और अकस्मात घटने वाली सडन चेंजेस। पटल विरूपणकारी जो परिवर्तन हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो एपेरोजेनेटिक यानी महादेशीय, और दूसरे ओरोजेनेटिक यानी पर्वतजनकीय। तो महादेशीय संचलन लंबवत होते हैं, जिसके फलस्वरूप या तो उत्थान या अवतलन या उन्मज्जन या निमज्जन जैसी घटनाएं घटित होती हैं। तो दूसरी ओर जो पर्वतजनकीय संचलन है, जो ओरोजेनिक मूवमेंट्स हैं, उसके अंतर्गत क्षैतिज गति होती है। और क्षैतिज गति के अंतर्गत यदि दो क्षैतिज बल एक दूसरे की ओर क्रियाशील होते हैं, तो संपीड़न कंप्रेशन के फलस्वरूप फोल्ड्स पड़ते हैं, वलन बनते हैं। और यदि दो क्षैतिज बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्रियाशील होते हैं, तो तनाव के कारण, स्ट्रेन के कारण क्रैक्स पड़ते हैं और भ्रंश का निर्माण होता है। तो ये भ्रंश क्या है? देखिए, fault is a rupture or fracture of rock strata due to strain in which displacement is observable। यानी शैल संस्तर में तनाव के फलस्वरूप टूटन होना और उसका उसके फलस्वरूप चट्टानी खंडों का विस्थापित होना और उस विस्थापन का निरीक्षण योग्य होना जो है वो भ्रंश की संज्ञा दी जाती है उसे। यानी faults are fractures in Earth's crust along which slippage or displacement has occurred। यानी पृथ्वी की सतह के ऊपर पड़ने वाली वो चटकने, वो क्रैक्स जिनके सहारे विस्थापन होता है, वो भ्रंश कहलाते हैं। मोस्ट फॉल्ट्स ऑकर इन ग्रुपिंग्स, ज़्यादातर भ्रंश समूह में बनते हैं और उसे टर्म दी जाती है फॉल्ट जॉन या फ्रैक्चर जॉन। तो जहाँ भी फॉल्ट जॉन्स बनते हैं, वहाँ पे क्रस्टल मूवमेंट होती है, गति होती है पृथ्वी की सतह पे। एंड एट द मोमेंट ऑफ फ्रैक्चर द फॉल्ट लाइन शिफ्ट्स and a sharp release of energy occurs called an quake or earthquake। तो जहाँ कहीं भी ग्रुप के अंतर्गत फॉल्ट जोन बनते हैं, तो वहाँ पे जो भ्रंश रेखा है वो शिफ्ट होती है। यानी भ्रंश रेखा के सहारे चट्टानी खंड विस्थापित होते हैं, तो भ्रंश रेखा शिफ्ट होती है और बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा निकलती है, मुक्त होती है, जिसे हम कंपन के रूप में अनुभव करते हैं, भूकंप या कंपन के रूप में। So faulting is accompanied by displacement, is slipping motion along the plane of breakage or fault plane. Falls are often of great horizontal extent, so that the surface trace or fault line can sometimes be followed along the ground for many kilometers। Most major faults extend down into the crust for at least several kilometers। तो ये जो घटना है, ये कई किलोमीटर्स में घटित होती है धरातल के ऊपर, फॉल्ट लाइन का बनना। Faulting occurs in sudden slippage movements and generate earthquake. A single fault movement may result in slippage of as little as a centimeter or as much as 15 meters। तो ये जो स्लिपेज है वो कुछ सेंटीमीटर से लेकर 15 मीटर तक, यानी लगभग 50 फीट तक हो सकता है। यदि हम एक फॉल्ट की स्ट्रक्चर देखें, तो देखिए, इसमें हम बात करते हैं भ्रंश तल की। फॉल्ट प्लेन, फॉल्ट प्लेन क्या होता है? यानी वह तल
जिसके सहारे मूवमेंट होती है, चट्टानी खंड स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, द प्लेन along which the rocks are displaced by tensional और compressional forces। अच्छा, भ्रंश तल क्षैतिज हो सकता है, लंबवत हो सकता है, झुका हुआ हो सकता है, कर्व्ड हो सकता है, या किसी भी और फॉर्म में भी हो सकता है। अब हम बात करें फॉल्ट डिप की, भ्रंश नति, यानी भ्रंश और जो क्षैतिज तल है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उसके बीच का जो बनने वाला कोण है, उसको हम फॉल्ट डिप, भ्रंश नति कहते हैं। ठीक है, भ्रंश और क्षैतिज सतह के मध्य बनने वाला कोण। तीसरा हम ले अपथ्रॉन ब्लॉक, ऊर्ध्व क्षेपित खंड, यानी द uppermost block of a fault is known as अपथ्रॉन साइट, यानी जो खंड ऊपर की ओर क्षेपित होता है उसको हम कहते हैं उत्क्षेपित खंड या अपथ्रॉन ब्लॉक। और दूसरा है डाउन थ्रोन ब्लॉक, अधोक्षेपित खंड, यानी वो खंड जो कि नीचे की ओर विस्थापित किया जाता है। द लोअर मोस्ट ब्लॉक ऑफ अ फॉल्ट इज नॉन एज डाउन थ्रोन ब्लॉक। इसके बाद हम बात करें हैंगिंग वॉल, शीर्ष भित्ति। भ्रंश की जो ऊपरी दीवार होती है उसको हैंगिंग वॉल कहते हैं, और नीचे की वॉल जो कि जिसका आधार विस्तृत होता है उसको फुट वॉल कहते हैं। अब हम बात करें फॉल्ट स्कैर्प की। फॉल्ट स्कैर्प देखिए, भ्रंश के कारण यदि स्थलीय सतह पर कोई खड़े ढाल वाला किनारा निर्मित होता है, या कभी कभी कोई भाग भ्रंशन की क्रिया से अप्रभावित रहकर लंबवत रह जाता है, तो उसको हम फॉल्ट स्कैर्प या भ्रंश कगार की संज्ञा देते हैं। तो ये एक भ्रंश की सामान्य संरचना है। भ्रंश विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है चट्टान की संरचना पर और तनाव मूलक बलों की तीव्रता और दिशा पर, कि किस दिशा से कितना बल आया, किस तरह से स्ट्रेन जनरेट हुआ, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कई तरह के फॉल्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम एक नॉर्मल फॉल्ट की बात करें, जो हमने अभी स्ट्रक्चर देखी, जब चट्टानों में दरार पड़ जाने के कारण उसके दोनों खंड दो विपरीत दिशाओं में खिसक जाते हैं, तो वो एक नॉर्मल फ्रंट है। नॉर्मल फ्रंट में जो हैंगिंग वॉल है वो डाउन थ्रोन ब्लॉक की तरफ होती है। ठीक है, और जो फुटवॉल है वो अपथ्रॉन ब्लॉक, जो ऊर्ध्वक्षेपित खंड है, उसकी तरफ होती है। ये सामान्य भ्रंश की का एक फीचर है। भ्रंश तल इस तरह के फॉल्ट्स में जो होते हैं लंबवत होते हैं, खड़े ढाल वाले होते हैं, और लगभग आप कहें कि 65 टू 90 डिग्री नियरली वर्टिकल हो सकते हैं। तो नॉर्मल फॉल्ट जो है वो एक स्टीप यानी तीव्र ढाल वाला, स्ट्रेट यानी सीधा, एक क्लिफ लाइक फीचर भी रखता है, जिसे हम फॉल्ट स्कैर्प कह सकते हैं, जो कि कुछ मीटर से लेकर 100 मीटर तक की ऊंचाई रख सकता है, और कभी कभी तो किलोमीटर में भी। तो वास्तविक ऊंचाई का पता लगाना कठिन होता है, क्योंकि इरोजन के द्वारा उसमें कमी आती रहती है, उसकी ऊंचाई में कमी आने लगती है, ह्रास होता रहता है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं रिवर्स फॉल्ट, व्युत्क्रम भ्रंश। आमतौर पर चट्टानों में दरार पड़ने से भ्रंश का निर्माण होता है, जिसमें कि चट्टानी खंड विपरीत दिशाओं में खिसकते हैं, आम अवधारणा है। लेकिन दरार पड़ने के फलस्वरूप यदि दिशा इस प्रकार की है कि चट्टानी खंड आमने सामने से खिसकते हैं, तो जो निर्मित भ्रंश है उसको रिवर्स फॉल्ट कहते हैं। क्योंकि ये कंप्रेशन की एक क्रिया के फलस्वरूप निर्मित हुए, इसलिए इनको कंप्रेशनल फॉल्ट भी कहा जाता है। और क्योंकि ये धकेलने की क्रिया के फलस्वरूप निर्मित हुए, इसलिए इनको थ्रस्ट फॉल्ट भी कहा जाता है। इस तरह के जो भ्रंश हैं इसमें उल्टा होता है। इसमें जो हैंगिंग वॉल है
जो कहते हैं निलंबी भित्ति है, जो हैंगिंग वॉल है, वो भ्रंश तल के ऊपर की ओर चढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप जो अपथ्रोन ब्लॉक है, उसकी जो साइड है वो हैंगिंग वॉल साइड होती है, और जो डाउन थ्रोन ब्लॉक है, उसकी जो साइड होती है वो फुट वॉल साइड होती है। तो ये नॉर्मल फॉल्ट से बिल्कुल डिफरेंट फीचर है, स्ट्रक्चर है। देखिए, अ, इसमें हैंगिंग वॉल डाउन थ्रोन ब्लॉक की तरफ है, और इसमें जो है वो अपथ्रोन ब्लॉक की तरफ है। इन दोनों का जो है मेजर डिफरेंस है। इसके बाद हम बात करते हैं इसी की, ये है थ्रस्ट फॉल्ट, जो कि क्योंकि धकेलने की प्रक्रिया के फलस्वरूप निर्मित हुए, इसलिए इनको थ्रस्ट फॉल्ट भी कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, यानी टेयर फॉल्ट या लेटरल फॉल्ट, पार्श्वीय भ्रंश या नतिलंबी सरपण भ्रंश। तो जब क्षैतिज दिशा में गति होती है, तो भ्रंश तल के सहारे फिर क्षैतिज गति होती है। तो उस स्थिति में पार्श्वीय भ्रंश निर्मित होते हैं, जबकि दो जो खंड हैं वो एक दूसरे की अगल बगल खिसक जाते हैं। The best known of the strike slip faults is the Great San Andreas Fault of California, nearly 1200 किलोमीटर लॉन्ग। सबसे अच्छा उदाहरण है ग्रेट सैन एंड्रियस फॉल्ट कैलिफोर्निया का, जो कि 1200 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। Strike slip faults result from shear stresses in the crust. तो क्रस्ट में stress shear की वजह से they are commonly produced where one tectonic plate slides past another at a transform fault boundary, यानी जहाँ रूपांतर प्लेट किनारा होता है और भूप्लेटें एक दूसरे के अगल बगल खिसकती हैं, वहाँ स्ट्राइक स्ट्रिप फॉल्ट्स की उत्पत्ति होती है। तो इन्हें एकोमोडेशन फॉल्ट्स भी बोला जाता है, क्योंकि जो दो सेगमेंट हैं वो एक दूसरे के साथ अकोमोडेट करते हैं, और जो भ्रंश तल होता है वो या तो क्षैतिज होता है या नहीं भी होता है, इस तरह के फॉल्ट्स में। नेक्स्ट हम ले स्टैप फॉल्ट, यानी सोपानी भ्रंश। सोपानी भ्रंश उस स्थिति में बनते हैं जबकि किसी भूभाग में भ्रंशन या फॉल्टिंग इस तरह से होती है कि सभी भ्रंश तल के जो ढाल हैं वो एक ही दिशा में होते हैं। तो उसका जो स्वरूप है वो सीढ़ीनुमा हो जाता है, और इस तरह के भ्रंश के निर्माण के लिए ज़रूरी होती है कि भ्रंश द्वारा जो डाउन थ्रोन ब्लॉक है उसका नीचे जाना एक ही दिशा में होता रहे। तो जब ऐसी स्थिति बनती है तो स्टेप फॉल्ट निर्मित होते हैं। स्ट्राइक स्लिप लेफ्ट का एग्जाम्पल है, देखिए, बाईं ओर खिसकाव है। इसके बाद ये स्ट्राइक स्लिप राइट का एक एग्जाम्पल है, यानी चट्टानी खंडों का क्षैतिज भ्रंश तल की स्थिति में या भ्रंश तल के अभाव की स्थिति में एक दूसरे के लेटरल्स में खिसक जाना, एक दूसरे के अगल बगल खिसक जाना। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स, देखिए, सैन एंड्रियस कैलिफोर्निया। हम बात करते हैं रिफ्ट वैली की। देखिए, रिफ्ट वैली जो है वो एक लीनियर डिप्रेशन है और एक ट्रॉफ नुमा संरचना है, created by the sinking of the intermediate crustal rocks between two or more parallel faults। देखिए, जब दो सामान्य भ्रंश इस तरह पड़ते हैं भ्रंशन क्रिया में कि बीच का भाग, दो सामान्य भ्रंश इस तरह पड़ते हैं कि बीच का भाग नीचे धंस जाता है, तो एक बेसिन या घाटी का निर्माण होता है, जिसे हम रिफ्ट वैली या ग्रेबेन बोलते हैं। ग्रेबेन जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है वैली। दोनों में सूक्ष्म अंतर है। देखिए, ग्रेबेन जो है वो छोटी होती है और रिफ्ट वैली जो है लंबी, संकरी और ज़्यादा गहरी होती है। एग्जाम्पल्स लें तो जैसे जर्मनी है, जर्मनी में राइन की प्रसिद्ध ग्रेबेन जो 320 किलोमीटर लंबी और 32 किलोमीटर चौड़ी है,
उसमें एक और जो उठा हुआ भाग है वॉस्जेस और हॉर्स पर्वत हैं, तो दूसरी ओर ब्लैक फॉरेस्ट और ऑरेनवॉल्ड पर्वत विस्तृत हैं। विश्व की जो सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है वो जॉर्डन नदी की घाटी है, जो कि लाल सागर से लेके जेमजी नदी तक लगभग 4800 किलोमीटर लंबी है। इसी तरह से पूर्वी अफ्रीकन रिफ्ट वैली जो है, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली सिस्टम extends from the Red Sea southward about 3000 kilometers. Along this axis, the Earth's crust is being lifted and spread apart in a long ridge-like swell. This river Rift Valley system consists of a number of graben-like troughs, each in a separate rift valley ranging in width from about 30 to 60 kilometers. And major rivers and several long deep lakes इसमें मिलती हैं. For example, Lake Nyasa, Lake Rudolph occupy some of the valley floors. And two great volcanoes have been built close to the Rift Valley east of Lake Victoria. One is the Mount Kilimanjaro, whose summit rises to over 5,895 meters. The other, Mount Kenya, is on only a little lower and lies on the equator. तो एक विस्तृत पूर्वी अफ्रीकन रिफ्ट वैली. इसके अलावा और भी बहुत से एग्जाम्पल, जैसे साउथ कैलिफोर्निया में डेथ वैली, एशिया में जो डेड सी है, या साउथ ऑस्ट्रेलिया में स्पेंसर की खाड़ी, भारत में नर्मदा घाटी, महासागरीय तल, और क्यूबा के दक्षिण में स्थित जो बार्टलेट ट्रफ है, या जावा और फिलिपाइन गर्थ, ये सब रिफ्ट वैलीज के एग्जाम्पल्स हैं. देन हमने ब्लॉक माउंटेन्स और हॉर्स्ट. जब तनाव के कारण भूखंड पर दो समानांतर दरारें इस तरह से पड़ें, यानी इसका ऑपोजिट मान लीजिए कि मध्यवर्ती भाग के दोनों ओर के भूखंड नीचे धंस जाए और बीच का भाग अवरोध की भांति खड़ा रहे, तो उसे हॉर्स्ट कहते हैं. तो हॉर्स्ट जो है इन्हीं की लिटरल स्थिति है. आमतौर पर जैसे हम वॉस्जेस या ब्लैक फॉरेस्ट की बात करें तो वो हॉर्स्ट माउंटेन्स हैं. इसी तरह से विश्व में उदाहरण लें तो जैसे यूएसए में वासाच श्रेणी और सीरा नेवादा, या पाकिस्तान में सॉल्ट रेंजेस जो हैं वो इसके उदाहरण हैं. तो देखिए, फॉल्ट्स की अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें, फॉल्ट्स हैव great geomorphological, ecological, and socio-economic significance. भ्रंश की भू-आकृतिक, पारिस्थितिक और सामाजिक आर्थिक महत्व होता है. कैसे? क्योंकि ये अर्थक्वेक के प्रोड्यूसर हैं एक तो, और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पेट्रोलियम डिपॉजिट्स जो हैं वो are found in porous sedimentary rocks that have been faulted against in previous shale beds. तो जो विस्थापित खंड हैं उसमें उनकी सेडिमेंट्री रॉक्स, पोरस रॉक्स में पेट्रोलियम की उपस्थिति. Consequently, areas of faulted sedimentary strata are favorite areas of oil exploration. Faults also give rise to the underground water table. जो भूमिगत जलतल है उसको बढ़ाते हैं. और यहाँ पे हॉट एंड कोल्ड स्प्रिंग्स मिलते हैं. इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द हॉट एंड कोल्ड स्प्रिंग्स आर सिचुएटेड अलोंग फॉल्ट लाइंस. भ्रंश रेखा के सहारे मिलते हैं. मोर ओवर, फॉल्ट स्कैर्ब्स कैन फॉर्म टोपोग्राफिक बैरियर्स across which it is difficult to build roads and railways. They may also give rise to waterfalls. So faults also have tremendous importance in the weathering of rocks. चट्टानों के अपक्षय की दृष्टि से the courses of small streams often follow joint systems, while stream erosion, particularly on the outer bends of meandering rivers, is made for rapid and effective by joints.
Glaciers and waves would be much less effective erosive agents if they working on perfectly solid rather than on jointed rocks. So जो jointed rocks हैं उस पर जो है सिस्टम जो है किसी भी सिस्टम का डेवलप होना बहुत इजी हो जाता है, तो उस दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो जो मैकेनिज़्म है फॉल्टिंग का, हम उसके जो रूल्स देखें कि जो फॉल्ट प्लेन है भ्रंश तल मस्ट पास थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ इंटरमीडिएट स्ट्रेस। जिस तनाव मूलक बलों के कारण स्ट्रेस पड़ता है, वो जो स्ट्रेस है उसका जो फॉल्ट प्लेन है वो इंटरमीडिएट होना चाहिए। पास थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, देखिए नॉर्मल फॉल्ट की ये स्थिति है। नॉर्मल फॉल्ट, इन केस ऑफ नॉर्मल फॉल्ट द ग्रेटेस्ट प्रिंसिपल एक्सिस इज वर्टिकल, ये एकदम लंबवत होता है। वाइल जो इंटरमीडिएट एंड लीस्ट प्रिंसिपल एक्सिस हैं वो हॉरिजॉन्टल होते हैं। So, normal fault is characteristics of divergent plate boundary। जहाँ अब सारी प्लेट किनारा होता है वहाँ पर ये नॉर्मल फॉल्ट्स बनते हैं। ठीक है, ये स्ट्रेस एक्लिप्स बनता है। ये देखिए स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट में जो प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्सिस है इसमें हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज है, और नॉर्मल फॉल्ट में वो लंबवत था। इसी तरह जो थ्रस्ट फॉल्ट है उसमें जो प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो इसकी बात दूसरा, फॉल्ट प्लेन मस्ट एग्जिबिट एंगल ऑफ 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। डिस्प्लेसमेंट शुड बी परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ इंटरमीडिएट स्ट्रेस। प्रिंसिपल एक्सिस के समकोणिक जो है विस्थापन जो है, प्रतिस्थापन है, वो संपन्न हो। ये स्ट्रेस एलिप्सॉइड है। इट डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट इन अ रॉक। ठीक है, इंटरमीडिएट स्ट्रेस, मिनिमम स्ट्रेस, ग्रेटेस्ट स्ट्रेस, तो इनका जो एंगल बनता है उसके आधार पर फॉल्ट टाइप्स जो है डिपेंड करते हैं। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, जो प्रति इकाई क्षेत्र में बल काम करता है उसको स्ट्रेस कहा जाता है। अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन एंड ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस आफ्टर स्ट्रेस अप्लाइड इज कॉल्ड स्ट्रेन, which also depend upon temperature, pressure and mineral composition of rock। तापमान, दबाव और चट्टान का खनिज संगठन किस प्रकार का है उस पर डिपेंड करता है। तो ये हमने फॉल्ट मैकेनिज्म और फॉल्ट टाइप्स देखे।